आज डेट है 30 अक्टूबर। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 अक्टूबर को। आज से लेकर हमें अब 1-2 दिन से लेकर नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर एंड दिसंबर ये 2 मंथ है मेंस की तैयारी के लिए। इसी बीच में प्री पे भी शिफ्ट होने का टाइम आएगा, पर मुख्यतः अगर देखा जाए मेनली तो मेंस के लिए हम 7 से 8 घंटे टाइम दे सकते हैं। बाकी अगर धीरे धीरे प्री पे शिफ्ट हो जाए तो 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे हम प्री पे दे सकते हैं। तो 2 महीने टाइम है मेंस की तैयारी के लिए। यदि आपका मेंस तैयार नहीं है, इस 2 महीने में अगर नहीं हुआ और पहले से कम तैयार है, तो फिर प्री के बाद तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो 80 दिन ही मिल रहे हैं प्री के बाद तैयार करने के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेंस की PYQ। तो हमारा काम है कि सिलेबस पहले देख रहे हैं, फिर उस पर उसके रिलेटेड PYQ जितने पूछे वो देख रहे हैं, PYQ का फिर फॉर्मेट देख रहे हैं कि PYQ का थीम और फॉर्मेट क्या है। हम चाहते तो PYQ को सीधे डिस्कस कर सकते थे बिना कंटेंट का, पर कंटेंट डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्री की क्वेश्चन नहीं है कि कॉन्सेप्ट याद है और उसमें बस अप्लाई करना है, सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ये मेंस के कंटेंट बेसिक देख लेने से हमें उसकी कॉन्सेप्ट बेसिक पता चल जाता है। फिर उसकी हम जब PYQ देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ, इसमें क्या अप्लाई करना है, कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, और ये अलग पार्ट है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है, LSG स्थानीय स्वशासन से है। तो इंग्लिश में देखते हैं फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इशू एंड चैलेंजेज पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। यानी ये दोनों फेडरल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व संघीय ढांचे में ही आएगा। अब हम इसे देखेंगे कि संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व है क्या, फिर संघीय ढांचे से संबंधित जो विषय है एवं इससे रिलेटेड में मुद्दा क्या है, और इसे कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं। इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि संघीय ढांचे हमेशा विवाद में रहता है। तो अभी जैसे तमिलनाडु में राज्यपाल का विवाद हुआ कि वहाँ जो भी विधेयक तमिलनाडु पास करता था, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए अपने पास आरक्षित रख लेता था। तो 10-15 ऐसे विधेयक थे जो राज्यपाल आरक्षित रख लिया था राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, इसका मीनिंग क्या है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़े होइएगा, पर ये मेंस के लिए है, इसमें टू द पॉइंट हम बात करेंगे। टू द पॉइंट कि इसका प्रोविज़न क्या है, हेडिंग इसमें कौन सा यूज होगा। अब जैसे इसकी इंट्रो एक बार देखते हैं कि संविधान एक संघीय शासन प्रणाली को मान्यता देता है जिसमें संघ और राज्यों के बीच कार्य व उत्तरदायित्वों का विभाजन स्पष्ट रूप से है। अब जैसे देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन, पृथक्करण नहीं, पृथक्करण अलग है और शक्ति का बंटवारा अलग है। शक्ति का बंटवारा का मतलब है 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक, और शक्ति का पृथक्करण अलग है, वो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का है। तो ये कह रहा है कि उत्तरदायित्वों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 245 से 263 यानी 245 से 263 तक जो है संघ व राज्यों के शक्तियों, कार्य व उनके उत्तरदायित्वों का विवरण है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कार्य विभाजन का आधार है। ठीक है, अनुच्छेद कितना है, 245 से 263 तक है। अब कार्यों और उत्तरदायित्व के प्रमुख आयाम क्या है। अब देखते हैं संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व का प्रमुख डायमेंशन, मेन डायमेंशन इसका देखते हैं। जैसे विधायी कार्य के लिए तो संघ सरकार जो है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन राज्य सरकारें स्थानीय एवं क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार से कानून बनाएगी, वो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। अब उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं कि संसद द्वारा UAPA आतंकवाद विरोधी कानून है, राज्य द्वारा कृषि विपणन। अब राज्य द्वारा कृषि से संबंधित जो कानून बनाएगा वो राज्य बनाएगा। अब जैसे पर कृषि वो किसान अधिनियम जो था 2019 में लाया गया था, इसीलिए विवाद में था क्योंकि वो केंद्र बनाया था, तो उसमें भी संघवाद का वो एक विवादित मुद्दा था। अब प्रशासनिक कार्य हम देखते हैं कि अनुच्छेद 73 और 162, यानी ये केंद्र के लिए 173 और राज्य के लिए अनुच्छेद 162 है। इसमें क्या कहता है कि केंद्र अपने विधायी क्षेत्र में प्रशासन करता है, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में प्रशासन करता है, राज्य अपने विधायी क्षेत्र में प्रशासन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य बोर्ड परीक्षा प्रणाली, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदि लागू करना हो, जैसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वो केंद्र करेगा। पर राज्य बोर्ड की परीक्षा प्रणाली यानी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी यदि बोर्ड वगैरह का गठन हो तो वो राज्य करता है। ठीक है, वैसे शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, अब वित्तीय उत्तरदायित्व यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कर संग्रह और व्यय दोनों में कार्य विभाजन है। केंद्र प्रमुख कर जैसे आयकर, सीमा शुल्क वसूलता है, राज्य जो है भूमि राजस्व, स्टाम्प ड्यूटी, शराब कर, ये सभी वसूलता है। ठीक है,
फिर अगर आर्टिकल 280 देखें तो वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच कर के बंटवारे की सिफारिश करता है। यानी सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग जो 280 से है। अब ये सब पढ़ इसलिए रहे क्योंकि एक बेसिक हमें आइडिया लग गया कि संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व क्या है, कि विधायी कार्य क्या है, प्रशासनिक कार्य की बात करें तो क्या है, वित्तीय उत्तरदायित्व में फिर क्या होता है, कि कर संग्रह जो है वो व्यय, दोनों कार्य विभाजन हो गया। जैसे अब केंद्र जो है वो आयकर, सीमा शुल्क ये सब वसूलता है, राज्य भूमि राजस्व, स्टाम्प ड्यूटी, शराब कर ये सब वसूलता है। आर्टिकल 280 जिसमें वित्त आयोग की गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का काम क्या है कि वह संघ और राज्यों के बीच कर बंटवारे के लिए सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 41% टैक्स शेयर की सिफारिश की, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। ठीक, अब इसका न्यायिकत्व देखते हैं। न्यायिक उत्तरदायित्व क्या है? यानी केंद्र जो है उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण है केंद्र पर, राज्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 214 हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, बाकी ये वैसे राज्य का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, केंद्र का मुद्दा हाई कोर्ट में भी आ सकता है, पर ये आर्टिकल 214 कह रहा है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय गठित किया जाएगा, या फिर 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय भी गठित किया जाएगा जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक, अब इसके आगे की देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में उत्तरदायित्व क्या है? संघ और राज्यों के कार्यों तथा विभाजन में, जैसे संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व के संदर्भ में, कि समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, कल्याण जैसे विषय है। केंद्र नीतियां बनाता है, राज्य उनका क्रियान्वयन करता है। यानी समवर्ती सूची में दोनों का हक है, तो केंद्र क्या करेगा? नीतियां बनाएगा, और राज्य जो है उसका क्रियान्वयन करेगा, उसको लागू करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत जो है केंद्र द्वारा नीतिगत लागू किया गया और राज्य द्वारा क्रियान्वयन किया गया। यानी केंद्र द्वारा नीति लाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन या आयुष्मान भारत, और राज्य द्वारा उसे लागू किया जा रहा है। जैसे मध्याह्न भोजन योजना, दोनों मिल करके, राज्य और केंद्र दोनों मिल करके इसे चला रहे। आपात स्थिति में शक्तियों का केंद्रीकरण, हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें शक्ति जो है वो केंद्र के पक्ष में झुक जाती है, केंद्र के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। अब जैसे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352। अब राज्य सूची में भी संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब पहले क्या था कि जब नॉर्मल डे रहता है तो राज्य सूची पर केवल राज्य ही कानून बनाता है, पर जैसे ही आपातकाल लागू हुआ तो राज्य सूची पे अब संसद भी कानून बना सकता है। अब जैसे राष्ट्रपति शासन 356 लग गया तो राज्य की कार्यपालिका विधायिका निलंबित हो जाती है। ठीक है, उसकी जो कार्यपालिका निलंबित होती है, विधायिका निलंबित नहीं होती है, वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, वित्तीय की बात करें तो आर्टिकल 360, यानी राज्यों का वित्तीय नियंत्रण जो है वो केंद्र के अधीन में हो जाता है। यानी जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो, यानी आपातकाल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, जब लगती है आपातकाल तो उसमें अधिक शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। उदाहरण के लिए जब 1975 का आपातकाल लगा तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, यानी एसआर बोमई केस में सीमाएं तय हुई कि भाई संघवाद जो है वो मूल ढांचा का हिस्सा है, आप इसे वो एक्सट्रीम तरीके से इसका हनन नहीं कर सकते। अब इसके व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल चैलेंजेस देखते हैं कि इसकी चैलेंजेस क्या है। केंद्र का हस्तक्षेप, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन। अब जैसे देखते हैं अभी तमिलनाडु का हमने ऊपर देखा कि अब तमिलनाडु गवर्नमेंट कोई भी विधेयक पास कर रही थी, राज्यपाल उसे पारित करने के बजाय या तो राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देता था या उस पर रोक लगा देता था। अब वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी। अब जीएसटी के बाद राज्यों को मुआवजा न मिला। अब जैसे केंद्र सरकार बोला था कि हम मुआवजा देंगे, 2022 के बाद से मुआवजा देना बंद कर दिया। तो जीएसटी आया तो जीएसटी के अंतर्गत सारे कर, जितने अलग अलग पहले कर थे जो राज्य भी वसूलता था, वो सब अब एक कर के अंदर, एक छत्र छाया के अंदर आ गए। तो इसके बदले, इसके भरपाई के लिए केंद्र बोला था कि हम राज्यों को जीएसटी, हम आपको जीएसटी का मुआवजा देंगे, पर वो 2-3 साल दिया, उसके बाद उसका मुआवजा पूरा हुआ भी नहीं, फिर बंद कर दिया। तो ये भी विवाद का मुद्दा है। अब नीति निर्धारण में राज्यों की सीमित भागीदारी होती है। अब कैसे? जैसे नीट जैसे केंद्रीय निर्णयों पर राज्य की असहमति होती है। ठीक है, राज्य ने कुछ कहा तो केंद्र उसको मान ही नहीं रहा है, असहमति व्यक्त कर दे रहा है। कार्यान्वयन की अक्षमता, जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में अंतर है कि अब केंद्र नीति बना दिया और राज्य उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, तो अब कहाँ से होगा? जैसे आयुष्मान भारत के संदर्भ में ही देख ले तो केंद्र नीति बनाया हुआ है, पर पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि मैं यहाँ वो बंगाल में लागू नहीं करेंगे। ठीक, सहयोगी एवं सहकारी संघवाद की नीड है हमें, ये वे फॉरवर्ड में आ जाएगा कि भाई सहकारी संघवाद क्या होती है, तो केंद्र और राज्य मिलकर नीति निर्माण करें। इसीलिए तो नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का काम ही क्या है कि सहकारी एवं सहयोगी संघवाद की बढ़ावा। सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्यों के बीच होती है, पर प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटेटिव जो फेडरलिज्म जो है, ये राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की, अगर यूपी ग्रोथ कर रहा है तो एमपी भी ग्रोथ करेगा, यानी इसे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव वे में। ठीक, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों के बीच होती है और सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच होती है। अब जैसे अभी महाराष्ट्र और यूपी दोनों अपने कॉम्पिटिशन में बहुत आगे है कि जीडीपी में उनका योगदान बहुत ज़्यादा हो रहा है, महाराष्ट्र और यूपी का। अब एग्जाम्पल के लिए नीति आयोग के कार्यक्रमों में राज्य की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम। अब नीति आयोग के कार्यक्रमों में राज्यों की सक्रिय भागीदारी होगी तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिव यानी सहकारी संघवाद का उदाहरण हो जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी केंद्र नीति बनाया तो राज्य उसे लागू करे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
इसके सुधार के उपाय इसमें देखें तो वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे राज्य जीएसटी परिषद में अधिक प्रभावी भूमिका निभाए, ऐसे वो प्रावधान करनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में सुधार होनी चाहिए। अब वो पुंछी कमीशन है या सरकारी आयोग है, इन सभी आयोगों की सिफारिश को लागू करनी चाहिए। गैर राजनीतिक व राज्यों के सहमति से चयन होनी चाहिए। ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद को सक्रिय बनाना, अंतर्राज्यीय परिषद, ताकि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद या उससे रिलेटेड कोई भी मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। जैसे अनुच्छेद 263 के तहत नियमित बैठकें उसकी होनी चाहिए लगातार, क्योंकि अब वो परिषद गठन हो गया पर उसकी बैठक ही नहीं हो रही है, वो पड़ा हुआ है पहले से, जैसे जब गठन हो गया उसके बाद पड़ा ही हुआ है, उसकी बैठकें ही नहीं हो रही है। समवर्ती विषयों पर सहयोग बढ़ाना, अब जो समवर्ती विषय है जैसे शिक्षा वगैरह हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संयुक्त समितियां बनाना, इस पर दोनों मिल करके काम करें, ना कि उसमें भी केंद्र ज़्यादा हस्तक्षेप करे। अब जिला प्रशासन को सशक्त बनाना, जैसे 73वां 74वां संशोधन को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। बहुत सारे राज्यों में जैसे झारखंड वगैरह में ऐसे है कि वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी उतनी इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही है। जिला स्तर पर जो है जिला प्रशासन की बहुत ही उसकी नींव जो है कमज़ोर है। ठीक है। अब इसकी एक डायमेंशन देखते हैं कि संघ के कार्य में अगर स्पेशल अलग से देखें संघ, अब जैसे सिलेबस क्या कह रहा है कि संघ के एवं राज्य, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व है, यानी इसकी जो क्या है, यानी फंक्शन क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। तो संघ का कार्य है तो रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राज्यीय व्यापार, मुद्रा, नागरिकता, दूरसंचार, इन सभी पे है जो उसका कानून बनाने या उसकी देखरेख करने का काम किसका है, संघ का है, यानी सेंटर का है, यूनियन का है। अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची संघ सूची। ठीक। अनुच्छेद 246 वो केंद्र से रिलेटेड है और 7वीं अनुसूची में संघ सूची। अब एग्जाम्पल के तौर पर भारत और अमेरिका के बीच जो है नाभिकीय समझौता करना केंद्र सरकार का अधिकार है, ना कि राज्य सरकार। राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। अब एफईएम यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू करना, ये केंद्र का कार्य है, इससे राज्य का रिलेटेड कोई नहीं है। अब राज्यों के कार्य देखें तो मुख्य क्षेत्र जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य पुलिस, राज्य के अंदर कृषि, जलापूर्ति, भूमि सुधार, ग्राम पंचायतें। अब इसकी संवैधानिक आधार क्या है तो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। अब जैसे एग्जाम्पल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना लाया गया तो वो स्टेट का है। फिर केरल सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में नामाचार जैसे अर्द्रम मिशन लाया गया है तो वो राज्य का मुद्दा है। तो संघ का कार्य अलग हो गया, राज्य का कार्य अलग हो गया। अब देखते हैं साझा कार्य क्या है दोनों में, यानी समवर्ती सूची वाली। तो मुख्य क्षेत्र में शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, पर्यावरण संरक्षण, दंड संहिता, श्रम संहिता। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड देख ले तो उस पर केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है, पर दोनों में एक सहमति ये होनी चाहिए कि जो केंद्र बनाए उसी के बेस पे राज्य भी बनाए। पता चला केंद्र अलग बना दिए, राज्य अलग बना दिए, दोनों को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसकी संवैधानिक आधार क्या है तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। उदाहरण के लिए शिक्षा नीति यानी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 केंद्र द्वारा बनाई गई पर कार्यान्वयन में राज्य की भूमिका, यानी नीति केंद्र बनाई और वही कार्यान्वयन राज्य करेगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब उत्तरदायित्व की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी संघ की तो राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना, यानी संघ का उत्तरदायित्व क्या है तो संघ का उत्तरदायित्व है कि राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करे। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रव्यापी योजनाओं का संचालन करे, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, आपदा प्रबंधन का मैनेजमेंट करे, और वो केंद्र सरकार में भी। अब जैसे एनडीए में तो एसडीआरएफ भी तो होती है उसकी राज्य के लिए, तो दोनों मिलकर काम करे। अब उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान जो है केंद्र ने एनडीएमए के तहत लॉकडाउन लागू किया, ये बिल्कुल ठीक है। राज्यों के उत्तरदायित्व क्या है तो कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना, प्राथमिक स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार करते रहना चाहिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, स्थानीय शासन का संचालन करे। ठीक। अब उदाहरण के जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर कृषि पर राज्य की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया है, एक वो लागू किया है प्लान। संघ और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है, क्यों जरूरी है ताकि समवर्ती विषयों पर टकराव रोकने के लिए, ताकि सहकारी व ये जो है सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों को बढ़ावा मिल सके। नीति आयोग जैसे मंचों पर नीति संवाद के लिए, एकीकृत शासन के लिए। फिर अब उदाहरण जैसे जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है, नीति आयोग की बैठक में दोनों सहयोगात्मक संघवाद पर कार्य करते हैं और नीति आयोग एक अच्छा उदाहरण है। अब कुछ जजमेंट देख लेते हैं। अब जैसे न्यायिक दृष्टिकोण को देखें यानी जजमेंट्स कुछ देखें तो एसआर बोमई बनाम इंडियन यूनियन भारत संघ में जो है संविधान जो है संघवाद संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है घोषित किया गया। कब तो एसआर बोमई 1994 में। केशवानंद भारती में संसद जो है संघीय ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती ये कहा गया। तो हमारा मूलतः ये याद रखने की जरूरत है 1994 एसआर बोमई बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया क्या कहा गया कि संघवाद जो है फेडरलिज्म जो है वो मूल ढांचा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक। ये जजमेंट ये मील का पत्थर है संघीय ढांचे के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब संघीय ढांचे पे हम चर्चा करते हैं कि संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, इससे रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक। तो अब देखते हैं। भारत का संविधान एक सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिल करके एक साथ सहमति से काम करें।
संघ और राज्य दोनों मिलकर शासन चलाते हैं, परंतु यहाँ संघवाद अमेरिका जैसा शुद्ध संघवाद नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम संघवाद है। मतलब ये कि थोड़ा सा केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, यानी सशक्त है वो थोड़े केंद्र के पक्ष में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, वो कहते हैं कि भारत एक संघीय संविधान प्रदान करता है, बट यह संघ की एकात्मक प्रवृत्तियों से रहित नहीं है। मतलब एकात्मकता इसमें विद्यमान है, वह थोड़ी सी केंद्र के पक्ष में सशक्त है, ऐसी संघवाद है ये, जिसे अर्ध संघ कहा जा सकता है। भारतीय संविधान संघात्मक लक्षणों को अपनाता है, लेकिन इसमें एकात्मक झुकाव भी है, इसीलिए संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक भावना, यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक वो भावना यानी फेडरलिज्म विथ अ यूनिटरी बेस पर आधारित है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भारत एक संघ राज्यों का है, यानी इंडिया, दैट मीन्स भारत। अब ये क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि कोई भी राज्य विभाज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि संघ जो है राज्यों का समूह है। ठीक, अब संघीय ढांचे से संबंधित विषय क्या है, इससे रिलेटेड मुद्दे क्या है? तो पहला तो है शक्ति का वितरण संघीय ढांचे से। अब जैसे 7वीं अनुसूची, हम ये पीछे देख चुके हैं कि संघ सूची और राज्य सूची के कार्यों में अलग अलग है, पर वो भी संघ और राज्यों के कार्य के उत्तरदायित्व अलग अलग देखे। अब इसमें हम संघीय ढांचे से एक साथ कंपाइल करके देख रहे हैं। ठीक, अब जैसे 7वीं अनुसूची के तहत विषयों का बंटवारा किया गया, परंतु आर्टिकल 248 और 249 के तहत केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ, ये एकात्मक के पक्ष में झुका हुआ है यही। ठीक, तो 248 और अनुच्छेद 249 के तहत जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है, इसे संघीय संतुलन में असंतुलन आता है। ठीक, यानी यही एकात्मकता की ओर झुकाव है। उदाहरण जैसे कृषि राज्य सूची का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए, उसे रद्द करना पड़ा, पर कानून लाया तो ये तो अवशिष्ट शक्तियाँ है, तो फिर ये तो विवाद का मुद्दा हो गया संघवाद से। अब वित्तीय संघवाद यानी फिजिकल फेडरलिज्म क्या कहता है, तो भारत में राजस्व का संग्रह केंद्र करता है और राज्यों को अनुदान या हिस्सेदारी मिलती है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार जो है राज्यों की हिस्सेदारी घटाकर कितने % कर दी गई, तो 41% की गई। ये डाटा यूज करने के लिए है मेंस में। ठीक है, याद रखें 41%। चुनौतियाँ क्या है, चैलेंज, तो जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्ति घटी है। हाँ, क्योंकि वो अब जैसे अलग अलग जीएसटी थे, अलग अलग पहले कर थे, तो राज्य कर लगाते थे, वसूलते थे, पर अब सब एक के अंदर आ गए तो राज्यों की शक्ति खत्म हो गई। केंद्र द्वारा मुआवजा भुगतान में देरी, अब तो बंद ही कर दी गई है। केरल और पंजाब ने केंद्र पर समय पर जीएसटी मुआवजा न देने का आरोप लगाया, तो ये तो विवादित मुद्दा है। अब अंतर्राज्यीय संबंध की बात करें तो इंटर स्टेट रिलेशंस में, ठीक, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। राज्यों के बीच नदी जल विवाद, किसमें, राज्यों के बीच में, न जैसे नदी जल विवाद हो गया, सीमा विवाद हो जाए, संसाधनों का बंटवारा, ये सब मुद्दे, जैसे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु बनाम कर्नाटक में, ये तो कब से चली आ रही है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश बिजली और जल विवाद को लेकर के, ठीक, तो ये अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 263, इस पर एक मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो विपक्षी शासित राज्यों में केंद्र के हस्तक्षेप का आरोप लगता है। अब जैसे हमने अभी देखा तमिलनाडु और वो तमिलनाडु के एग्जाम्पल के संदर्भ में। अब उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब धारा आर्टिकल यानी 356 का दुरुपयोग, जैसे एसर बोमई केस में 1994 में, ये बिहार के संदर्भ में भी कहा गया था कि राज्यपाल कम से कम इतनी बार वो यूज कर चुके थे कि विवादित मुद्दा बन गया था। ठीक है, क्योंकि वो सिफारिश कर देते थे राष्ट्रपति को। अब इमरजेंसी प्रोविज़न देखते हैं भाई, आपातकाल में केंद्र को अत्यधिक अधिकार मिल जाता है, संघवाद पूर्णतः एकात्मक बन जाता है। आपातकाल एकदम एक्सेप्शन है, जैसे 1975 की आपातकालीन अवधि, अभी तक तो एक बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा, इसलिए वही एग्जाम्पल है। संघीय ढांचे की संवैधानिक विशेषता की बात, वैसे इससे पहले एक वो कहते हैं कि जैसे आपातकाल और भी लगे थे, जैसे 1965 में जब युद्ध के समय, पर वो देश में आंतरिक आपातकाल आंतरिक रीजन की वजह से अभी तक वही एक ही बार लगा हुआ है, इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय में 1975 में। अब संघीय ढांचे की संवैधानिक विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, विशेषताएं क्या है इसकी, जैसे द्वैध शासन, ठीक, केंद्र और राज्य दोनों की सरकार, ऑब्वियसली बात है द्वैध शासन क्यों, 1935 में तो ये लाया गया था कि पहले प्रांतों में द्वैध शासन थे, तो 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया कि केंद्र का अलग शक्ति रहेगा, राज्य के पास अलग शक्ति है, केंद्र सरकार विदेश नीति, राज्य सरकार पुलिस प्रशासन, ये सब देखेगी, शक्ति का विभाजन किया गया हुआ है। अब जैसे 7वीं अनुसूची में वही, फिर रक्षा, ये सब रक्षा केंद्र का, कृषि राज्य का और शिक्षा समवर्ती का। लिखित संविधान है हमारा और संविधान की कठोरता भी है, तो स्पष्ट प्रावधान है, विवाद में मार्गदर्शक होता है, क्योंकि अगर लिखित संविधान में प्रावधान स्पष्ट किया हुआ है, जहाँ कभी विवाद हुआ तो उसमें अंततः संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत आता है। अनुच्छेद 245 से 263 सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। संघीय संरचना का संरक्षक है, केशवानंद भारती केस, एसर बोमई केस, ये सभी केस में उन्होंने संघवाद से रिलेटेड निर्णय दिया था।
अब देखते हैं संविधान की कठोरता, यानी संशोधन प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होनी चाहिए। अनुच्छेद 368 यानी संघ से रिलेटेड जो भी मुद्दा है उसमें संघ और राज्य दोनों मिल करके वो राज्यों की सहमति होती है तभी संशोधन हो सकता है। परंतु भारत में कुछ एकात्मक लक्षण भी है, जैसे कि आपातकाल, राज्यपाल की भूमिका, अखिल भारतीय, सॉरी शायद वीडियो रुक गई थी, ये रिपीट हो सकती है। तो हमने देखा कि एकात्मक लक्षण भी है, तो एकात्मक लक्षण में जैसे आपातकाल हो गया, राज्यपाल की भूमिका और अखिल भारतीय सेवाएं, फिर अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, ठीक, अवशिष्ट शक्ति अभी तो केंद्र के पक्ष में ही होता है। फिर एकल नागरिकता हो गया, एकल नागरिकता के अलावा जैसे देखें तो राज्यों के निर्माण या उनके क्षेत्र में कमी जो राज्यों की सहमति के बिना, तो ये भी तो एक एकात्मक लक्षण ही है। अब एक इसमें विशेषताओं में एक और देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा जो है ये दोनों विधायी प्रक्रिया में लोगों व राज्यों दोनों का प्रतिनिधि सुनिश्चित करते हैं। जैसे अब लोकसभा क्या है, तो पीपल्स का प्रतिनिधि, और राज्यसभा राज्यों का, तो ये भी एक द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। अब हम देखें तो संघवाद के प्रकार भारत में, प्रकार में क्या है टाइप्स, सहकारी संघवाद जो राज्य और केंद्र सरकार यानी केंद्र और राज्य साथ मिलकर नीति बनाते हैं और काम करते हैं, जैसे नीति आयोग, जीएसटी परिषद। फिर प्रतिस्पर्धी संघवाद, तो इसमें राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अब जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना। बाध्यकारी संघवाद, ठीक है, केंद्र राज्यों पर नीति थोपता है। बाध्यकारी संघवाद ये निगेटिव है कि केंद्र जो है राज्यों पर नीति थोपता है, कृषि कानून, नीट। अब क्षैतिज संघवाद यानी राज्यों के बीच समन्वय होता है, जैसे अंतर्राज्यीय नदी विवाद, राज्य सीमाएं। फिर ऊर्ध्वाधर संघवाद का क्या मतलब है, केंद्र राज्य संबंध होता है, केंद्रीय सहायता, योजना आवंटन। सहकारी संघवाद का ही वो रूप है ऊर्ध्वाधर संघवाद, और प्रतिस्पर्धी संघवाद का ही क्षैतिज संघवाद कहते हैं। और बाध्यकारी संघवाद एक निगेटिव पॉइंट है सहकारी संघवाद का, इसका ही, ठीक। अब इसकी कुछ चैलेंजेस देखते हैं, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ये चैलेंजेज में हो गए। केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण, जैसे कृषि कानून, नीट परीक्षा। बार बार एक ही एग्जाम्पल ताकि वो याद हो जाए, कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिल जाए, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की थीम और हम कॉन्सेप्ट समझ सके। अब वित्तीय निर्भरता की बात करें तो राज्यों की अपनी आय सीमित है। अब जैसे जीएसटी मुआवजा विवाद, उसे जीएसटी मुआवजा उसे मिल ही नहीं पा रहा है, पहले देरी हुआ उसके बाद बंद ही हो गया। राज्यपाल का पक्षपात करना, जैसे केंद्र सरकार का राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार के गठन में देरी हुआ था। क्षेत्रीय असंतुलन, अब कुछ राज्य आर्थिक रूप से मजबूत, अन्य पिछड़े, जैसे बीमारू राज्यों की विकास दर कम है, तो ये किसी राज्य का ज़्यादा है किसी राज्य का कम है, तो ये भी तो क्षेत्रीय असंतुलन है, तो संघवाद का मुद्दा है, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद का निगेटिव पॉइंट है। अब स्थानीय सरकारों की उपेक्षा करना, जैसे 73वां 74वां संविधान पूर्णतः लागू नहीं हो रहा है, पंचायतों को अधिकार नहीं दिए जा रहे, अब कुछ राज्य लागू ही नहीं कर रहे, जैसे झारखंड तो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब भारतीय संघवाद की हम प्रकृति एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि संविधान प्रदत्त संघवाद है। भारत में संघवाद जो है संविधान द्वारा निर्मित है, न कि राज्य समझौते से, यानी संविधान में प्रोविजन है इसका। द्वैत शासन प्रणाली है, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग वो शक्तियों का बंटवारा है। अखंड संघ यानी अनुच्छेद में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यानी राज्य एक तरफा संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी संघ जो है वो अविनाशकारी है। एकात्मक झुकाव जो आपातकालीन शक्ति है, राज्य का पुनर्गठन की शक्ति केंद्र को, अब जैसे अनुच्छेद 352 वो सारे आपातकाल से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, ठीक है। अब संघीय ढांचे से प्रमुख अभी मुद्दे क्या चल रहे हैं, तो वित्तीय संघवाद में विवाद चल रही है जो हमने अभी देखा। फिर राजनीतिक संघवाद, ये न्यू है। राजनीतिक संघवाद जो है केंद्र द्वारा राज्यपालों के माध्यम से हस्तक्षेप, विपक्ष शासित राज्यों की उपेक्षा की शिकायतें हो रही है, अब जैसे बहुत सारे राज्यों में विवाद हो रहे हैं, ठीक है। प्रशासनिक संघवाद का मतलब है केंद्रीय सेवाओं की तैनाती व नियंत्रण को लेकर विवाद चलता है कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के उसका नियुक्ति और नियंत्रण केंद्र करती है, तो उससे लेकर विवाद चलता रहता है। फिर संविधान की समवर्ती सूची से टकराव होते रहता है। उसके बाद जैसे कृषि कानून विवाद, ये सब था। राज्य पुनर्गठन और क्षेत्रीय आकांक्षा है, ये लेटेस्ट ज्वलंत मुद्दा है ये, इसको ध्यान में रखें कि भाषा संस्कृति विकास के मुद्दे पर नए राज्यों की मांगे, अब जैसे यूपी को 2 भागों में गठन करने की मांग की जा रही है। उदाहरण के लिए गोरखालैंड, विदर्भ, तेलंगाना आंदोलन। अब संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने, क्षेत्र बदलने की शक्ति है, ठीक। और आधुनिक संदर्भ में देखें तो डिजिटल इंडिया और शिक्षा नीति जैसी केंद्रीय योजनाओं में राज्य की भागीदारी बढ़ी है, ये अच्छी बात है, संघवाद को बढ़ावा देता है। कोविड-19, अब कोविड-19 महामारी में राज्यों की भूमिका स्वास्थ्य राज्य सूची में, लेकिन केंद्र नीति निर्धारित की थी, उस समय ऐसा सिचुएशन था, तो ये संघवाद का उल्लंघन है, पर ये पॉजिटिव वे में है। अब जैसे ई गवर्नेंस और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे कार्यक्रमों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है।
सुधार हेतु में अंतर्राज्यीय परिषद को सक्रिय किया जाए। अब इसका सुधार करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, ताकि राज्यों के बीच विवादों को सुलझा सके। पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक अधिकार दिए जाए। 3F, जैसे पंचायती राज संस्थाओं में फंड्स की कमी होती है, फंक्शंस ठीक से नहीं हो पाता, फंक्शनरीज को उतना पावर नहीं मिलता कार्य करने के लिए। वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। राज्यों को अधिक स्वतंत्रता, कराधान अधिकार दिए जाए, ताकि GST जो विवाद चल रहा है उसे सॉल्व किया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति में संघीय भावना। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुशंसित सहयोग और परामर्श, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्रियों से सहयोग और परामर्श लिया जाए। सहमति आधारित संवाद होना चाहिए, यानी नीति और योजनाओं में राज्यों की भागीदारी भी होनी चाहिए। अब बिना उनके कहे चुपचाप अचानक वो कोई नीति बना दी और कह दिए कि भाई राज्य आप लागू करो, तो ये तो विवाद होगा ही। ठीक, तो एक इस कंक्लूजन देखते हैं कि भारतीय संघवाद जो है संतुलन का संघवाद है। इसे जीवंत और कार्यक्षम बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग आवश्यक है। ठीक है, अब इससे हम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। इससे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से भी इससे क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए, क्या कह रहा है कि राज्य सरकारें जो है बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों, अब कुछ भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं राज्य सरकार ये कह रहा है कि ये क्षेत्र है, अब ये बड़ा क्षेत्र है तो इसमें प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसे अच्छे प्रशासन और अच्छे इसे गवर्नेंस के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 पार्टों में। मान लेते हैं 3 पार्टों में, 1, 2, 3। तो ये कह रहा है कि भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती है। अब उपयुक्त कथन के आलोक में जो है क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए। यानी कह रहा है कि जो ये 3 भागों में या 4 भागों में हम बांट दिए, क्या अगर हम बांटेंगे तो क्या ये अच्छे शासन देंगे? यानी अधिक संख्या में छोटे राज्य अगर हो जाए तो, अब जैसे यूपी को 2 भागों में बांट दिए तो क्या वो अच्छा शासन देंगे, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? इसके संदर्भ में विवेचना करना है। ठीक, अब इसकी इंग्लिश में देखते हैं कुछ। इंग्लिश इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हिंदी में कठिन होती है, तो आप अगर इंग्लिश पढ़ोगे और इंग्लिश उतनी आनी भी चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट्स फर्दर bifurcate geographical administrative areas like district and talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified the more number of a smaller state would bring in effective governance at state level? यानी छोटे राज्यों में विभाजित कर देंगे तो क्या शासन प्रभावी होगा? अब इसकी विवेचना करना है। ठीक, तो इसकी डिस्कस करेंगे। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर 2013 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 अंतर्राज्यीय जल विवादों से है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कॉन्सेप्ट में। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ रहे थे ताकि जब अगर ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आ रहा है तो आपको ये अनसुना सा ना लगे कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अभी मैंने पढ़ा तो क्या मुद्दे याद नहीं है, या फिर अभी मैंने जो डिस्कस किया उसे थोड़ी पॉइंट क्लियर हो गई होगी, बाकी जो आप अपने बेसिक सोर्स में जो पढ़े होंगे वो उससे रिवीजन हो गई होगी। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही है। यानी क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान करने में जो है संवैधानिक प्रक्रियाएं जो हैं वो असफल रही है इसको समस्याओं को संबोधित करने में, यानी समस्या को निपटाने में संवैधानिक प्रक्रियाएं असफल रही है। क्या यह असफलता जो है संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता, यानी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक क्या है देखेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है क्योंकि उसकी ढांचा ठीक से उसका गठन नहीं हुआ है, उसके बैठके नहीं हो रही है। प्रक्रियात्मक मतलब वो कार्यप्रणाली में कमी है, उसको लागू नहीं हो रहा है, तो अथवा दोनों के कारण हुई है, विवेचना कीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इज द फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेस इनएडिक्वेसी, यानी अपर्याप्तता और बोथ, या दोनों के कारण डिस्कस कीजिए 200 शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2014 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत, ठीक है, फेडरल प्रिंसिपल हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, ये सार्वभौमिक केस 1994, इसमें क्या कहा गया कि संघवाद संविधान का मूल ढांचा है। परंतु यह इतना ही सत्य है, यानी यह कह रहा है कि परिसंघीय संविधान में दिया हुआ है और आधारिक अभिलक्षण है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, बट यह इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन जो फेडरलिज्म जो है वो सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान में दिया हुआ है पर फिर भी यह सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद यानी एकात्मक संघवाद
के संकल्पना का विरोध में है, चर्चा कीजिए। यानी ये कह रहा है जो प्रबल परिसंघवाद जो अमेरिका में है कि एकदम पूर्ण परिसंघवाद जिसमें कोई भी एकात्मकता का प्रावधान नहीं है, एकात्मक विशेषताएं नहीं है, उसके विरोध में है, चर्चा कीजिए। ठीक, तो देखेंगे, इसे डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन की सारी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। Though the federal principle is a dominant in our constitution and the principle is one of its basic feature, but ठीक है, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of a strong federalism जो यूएसए में है, डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद, यानी अब हम अगर ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए रहते तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है वो थोड़ी समझने में दिक्कत होती। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि सहकारी संघवाद क्या होता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया गया है। ठीक है, हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद पर अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यमान संरचना में, अभी जो संरचना मौजूद है उसमें असुविधाओं और असहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश। यानी सहकारी परिसंघवाद में अभी जो विद्यमान जो है असुविधा जो विद्यमान है, ठीक है, या जो अभी संघवाद है उसमें जो मुद्दा चल रहा है, विवाद जो चल रहा है वो राज्यों और केंद्रों के बीच में, उसमें सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं को हल निकालेगा, यानी इन असुविधाओं को दूर करेगा, इस पर प्रकाश डालने के लिए कह रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंगली emphasized in recent years, highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings। ठीक है, अब देखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में एक नंबर क्वेश्चन है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्वों यानी इसकी कुछ प्रोविजंस और विषमताओं यदि कोई हो पर चर्चा कीजिए जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपालों के बीच हाल के समाचारों में मतभेदों को पैदा कर दिया। यानी 69वें संविधान संशोधन दिल्ली के संदर्भ में आया था, दिल्ली के प्रशासन के संदर्भ में। तो कह रहा है कि यदि इसकी आवश्यक तत्वों को बताइए और विषमताओं को बताइए। जो तत्व या विषमता जो है निर्वाचित प्रतिनिधि, अब जैसे मान लेते एमएलए और उपराज्यपाल के बीच जो है विवाद पैदा कर दिया है, तो 69वें का कौन सा प्रोविजन है जो इन दोनों के बीच विवाद पैदा कर दिया है, उसको बताना है। क्या आपके विचार में इस भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यन में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? कह रहा है कि संघवाद के कार्य करने की प्रवृत्ति में क्या एक इससे नई प्रवृत्ति का उदय होगा, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? 11 नंबर क्वेश्चन 2018 का, क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 में आया था? ये भी देखो 69वें संविधान संशोधन का क्वेश्चन है, दिल्ली से रिलेटेड, और ये भी उसी से रिलेटेड है। 2018 में क्वेश्चन आया, 2016 में, कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है जुलाई 2018 में आया था, दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार, और ये भी क्या था कि दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधि और उपराज्यपाल। तो ये अगर क्वेश्चन पहले हम सॉल्व किया गया रहता या डिस्कस किया गया हुआ रहता, यदि आप इसे पहले सॉल्व कर लिए रहते तो इस क्वेश्चन को लिखने में उतना दिक्कत नहीं होती। तो दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कसमकस को निपटा सकती है। यानी उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय दिया जुलाई 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के विवाद से रिलेटेड, उसको देखेंगे, क्या वह उस विवाद को निपटा सकता है। वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुलाई 2018 कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। एग्जामिन 2019 में 4th नंबर क्वेश्चन, न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित, न्यायालय के द्वारा जो है कोर्ट्स के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, ये क्या होता है देखेंगे, परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए, स्पष्ट कीजिए। यानी न्यायालय जो है विधायी शक्तियों के वितरण से संबंध में कुछ जो निर्णय दिए, मुद्दे दिए सुलझाने के लिए, विवाद के लिए, जैसे केंद्र राज्य विवाद को सुलझाने के लिए जो कुछ निर्णय दिए, तो विधायी शक्तियों के वितरण से जो है परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी संघवाद जो है मजबूत हुआ है और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं, यानी हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी जो है ये सहकारी मीन्स सहयोगात्मक, हारमोनियस मतलब सहयोगात्मक कंस्ट्रक्शन, यानी सहयोगात्मक संरचना उभर कर आया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2020 में
क्वेश्चन नंबर 3, आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष, ठीक है, सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ यानी फेडरल को किस सीमा तक आकार दिया है? यानी कह रहा है कि सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष ने महासंघ यानी फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित किया है। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण दीजिए, 150 वर्ड्स, ठीक है। हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। साइट सम रिसेंट एग्जाम्पल्स टू वैलिडेट योर आंसर, 150 वर्ड्स में देना है। तो सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो है वो महासंघ को किस प्रकार प्रभावित किया है, कैसे आकार दिया है, उसका क्या इस पे फेडरल पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसको देखेंगे और कुछ हालिया उदाहरण के साथ उसको समझेंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन 2020 में, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है।